हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है कि आपके वार्षिक परीक्षा के सारे पेपर्स बहुत ही अच्छे से गए होंगे। और पेपर समाप्त होने के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। पेपर समाप्त होने के बाद आप काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अभी आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि बीएससी तो कंप्लीट हो चुका, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आगे क्या किया जाए, कौन सी फील्ड में आगे बढ़ा जाए, कौन सा कोर्स चुना जाए, किस विषय को लेकर आगे बढ़ा जाए। इन सभी बातों को लेकर के आपके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे। तो आप निश्चित तौर पे ये जान लीजिए और ये मान लीजिए कि आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आपको आपकी सभी दुविधाओं के उत्तर मिल जाएंगे, सभी दुविधाओं का समाधान मिल जाएगा। कौन कौन सी फील्ड होती हैं बीएससी के बाद, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, किन किन दिशाओं में हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये निश्चित तौर पे जान लीजिए कि आपके द्वारा चुना गया कोई भी फील्ड कम नहीं है, अर्थात कमजोर किसी भी फील्ड को आप न समझिए। ठीक है, आप ये न देखिए कि कौन से फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, कौन से फील्ड में कम स्कोप है। जी हाँ, ये एकदम सच बात है। वैसे हम सभी ये देखते हैं कि कौन से फील्ड में ज़्यादा स्कोप है तो चलो उस फील्ड को चुनते हैं, है ना। अब आपको एक बात बताऊं, जैसे हम सोचते हैं ना कि कौन सी फील्ड में ज़्यादा स्कोप है चलो उस फील्ड में जाते हैं, ऐसे सब सोच रहे हैं। और फिर क्या होता है, उस फील्ड को जिसको हम ये सोचकर चुनते हैं कि इसमें ज़्यादा स्कोप है वहाँ भीड़ हो जाती है। अगर आप ये न सोचें कि कौन से फील्ड में ज़्यादा स्कोप है या किस में कम स्कोप है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटरेस्ट को देखें, अपने मन से पूछें कि वो क्या चाहता है। इस पर अभी हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन हम साथ ही साथ आगे आपको कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं या किन किन कोर्सेज को आप अपने अध्ययन के लिए चुन सकते हैं, इन सभी बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला आपका जो ऑप्शन आता है, सबसे पहला विकल्प है कि आपने जिस लाइन को पकड़ा है उसी लाइन को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ें। अर्थात देखिए, आपने अपने स्कूल में 12वीं तक कंप्लीट किया, उसके बाद आपने बीएससी किया। ठीक है, अगर आप बीएससी गणित से हैं, ठीक है, तो आपको आपके सब्जेक्ट्स में गणित होगा, फिजिक्स होगा। ठीक है, गणित और फिजिक्स तो होगा ही होगा। फिर जो तीसरा सब्जेक्ट है वो अलग अलग हो सकता है, आप चाहे केमिस्ट्री हो सकता है। अगर आप मतलब वो कॉलेज पे डिपेंड करते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल थे या अवेलेबल हैं, तो उस अनुसार किसने किस विषय का चुनाव किया। लेकिन गणित वाला फिजिक्स तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक है, फिर चाहे आप कंप्यूटर साइंस चुनते हैं या अगर प्लेन बीएससी करते हैं, अगर आप केमिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है, या फिर और तरह अगर आईटी है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो और फिर हिंदी इंग्लिश। ठीक है, यानी कि ये सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही पड़ते हैं, ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बायो से हैं तो फिर आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, और इसमें भी अलग अलग तरह के विकल्प होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जिन सब्जेक्ट्स के नाम अभी मैंने लिए उन सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ठीक है, बायो वालों के लिए भी बहुत सारे विकल्प होते हैं, जूलॉजी, फिर तरह तरह के मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से जानकारी होगी जो बायो वाले होंगे। तो अब इन सब्जेक्ट्स में से किसी एक को चुन करके जो आपके खास सब्जेक्ट है, देखो हिंदी इंग्लिश तो सब में कॉमन होता है, चाहे वो बीएससी वाला हो या बीए वाला हो या बीकॉम वाला हो, हिंदी इंग्लिश तो सब पढ़ते हैं। लेकिन बीएससी में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो गणित वाला गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेकर पढ़ा है। ठीक है, बीएससी में उसके सब्जेक्ट्स गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री हैं। तो इन तीनों में से जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें उसकी ज़्यादा अच्छे से पकड़ है, जिसमें वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, उस विषय को लेकर के वो आगे बढ़ सकता है और उसमें स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात एमएससी अर्थात मास्टर ऑफ साइंस कर सकता है। ठीक है, वो 2 साल का कोर्स होता है। अब प्रश्न है कि सर इस कोर्स को हम क्यों करें, इस कोर्स को करने से क्या फ़ायदा होगा। तो अगर आप एमएससी करते हैं
तो ध्यान से सुनिए। इसके बाद आपके लिए वैसे तो बहुत रास्ते हैं, बहुत ही रास्ते हैं, लेकिन प्रमुख रास्ते क्या क्या हैं वो ध्यान से सुनिए। आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, आप शिक्षक बन सकते हैं, व्याख्याता बन सकते हैं, और कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस आपको उसके लिए जो अ, आवश्यक परीक्षाएं हैं वो आपको दिलानी होगी। ठीक है। अगर आप स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं यानी व्याख्याता बनना चाहते हैं, ठीक है, देखिए इसमें दो तीन कैटेगरीज में बटा हुआ है, शिक्षक, सहायक शिक्षक और फिर व्याख्याता। तो अगर आप व्याख्याता बनना चाहते हैं तो उसके लिए एमएससी जरूरी है। ठीक है। जिस विषय में आपने एमएससी किया है उस विषय के आप व्याख्याता बन सकते हैं, अर्थात आप 11वीं और 12वीं की कक्षाओं को पढ़ा सकते हैं स्कूल में, और उसके लिए आपको बीएड जरूरी है। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, आप में से कईयों की इच्छा कॉलेज में पढ़ाने की होगी। अगर आपको लगता है कि सर हम कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, कॉलेज में हम सहायक प्राध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। वो राज्य स्तरीय परीक्षा होती है, सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप जिस राज्य में उसको दिला रहे हैं, आप उस राज्य के किसी भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक होता है आपका नेट अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी वो ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है। आप पूरे राष्ट्र में अर्थात पूरे भारत में कहीं पर भी किसी भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात सहायक प्राध्यापक बनने के लिए पात्र हैं। ठीक है। ये एलिजिबिलिटी परीक्षाएं होती हैं, अर्थात आपने योग्यता प्राप्त करी है, लेकिन आपको वो लेक्चरर बनने के लिए अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो अलग से एग्जाम दिलाना पड़ेगा, जो पीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा वो दिलाना पड़ेगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आप उसमें पास करेंगे तो आप बन जाएंगे। ठीक है। क्वालिफाई होने के बाद अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो आप बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये तो दिशाएं थी कि अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करते हैं तो आप स्कूल में टीचर बन सकते हैं या कॉलेज में आप लेक्चरर बन सकते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमको एमएससी करना है लेकिन टीचर बनने में इंटरेस्ट नहीं है, हमको रिसर्च करना है, तो भी बहुत अच्छी बात है। आप एमएससी करने के बाद अगर आप नेट की एग्ज़ाम दिलाते हैं तो नेट में ही एक जेआरएफ होता है। ठीक है। वो कुछ मार्क्स के आधार पर बटा हुआ होता है, यानी कि अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि अगर आप एकदम एक्सट्रीम टॉपर मतलब टॉप के कुछ मार्क्स जो होते हैं, टॉपर्स जो होते हैं, तो उनके लिए एक क्राइटेरिया निर्धारित होता है कि हाँ इस मार्क्स के ऊपर वाले जितने भी है वो जेआरएफ है। मतलब एग्जाम वही होता है लेकिन उसमें जेआरएफ भी होता है। जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अर्थात आपको आगे के रिसर्च वर्क करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो आप रिसर्च कर सकते हैं स्कॉलरशिप में। और स्कॉलरशिप की जो स्कॉलरशिप की जो राशि है वो बहुत आकर्षक राशि होती है। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, उसका एग्जैक्ट जो राशि है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी 35 से 40 हज़ार रुपये जब मैंने सुना था, अभी हो सकता है बढ़ गया होगा। इतना रुपया आपको हर महीने मिलेगा स्कॉलरशिप के तौर पे, और आप उसकी मदद से अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं। अगर आप एमएससी के बाद नेट एग्जाम, और वो नेट में कौन सा वाला क्राइटेरिया, जेआरएफ वाला अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब। अगर आप जेआरएफ वाला क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उस एग्जाम में, अगर आप जेआरएफ के नीचे अर्थात जेआरएफ के नीचे फिर क्या हुआ, नेट हुआ। ठीक है। वो एग्जाम में आपके द्वारा पाए गए मार्क्स के आधार पर होता है। ठीक है। शुरू के उच्चतर जो मार्क्स पाए रहते हैं उनमें जेआरएफ मिलता है, उसके बाद एक लिमिट के बाद फिर नेट क्वालिफाई। तो नेट क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो भले आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, लेकिन आप बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छी योग्यता प्राप्त कर लेंगे। नेट क्वालिफाई मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप आराम से किसी भी कॉलेज में आपको मिल ही जाएगी जगह, ये मान के चलिए। यानी कि अगर मान लीजिए पीएससी द्वारा जो ये एग्ज़ाम है कंडक्ट मान लो अभी नहीं कराया गया, अभी आपको जॉब की ज़रूरत है। ठीक है। अगर मान लो गेस्ट लेक्चरर में आप पढ़ाना चाहते हैं किसी कॉलेज में, अर्थात अतिथि व्याख्याता के रूप में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, तब भी जिसने नेट क्वालिफाई नहीं किया है उसकी तुलना में नेट क्वालिफाई करने वाले को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और जब पीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तब आप उसको क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि आप नेट क्वालिफाई किए इसका मतलब आप मामूली नहीं है, आपकी बहुत अच्छी पकड़ है उस विषय में, उस सब्जेक्ट में, और आपके द्वारा उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये तो पहला रास्ता हुआ टीचर लेक्चरर बनने का। आप इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। रिसर्च कर
आप जब रिसर्च करेंगे तो वो आपका जो रिसर्च करने के बाद आप रिसर्च पेपर लिखेंगे तो आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। आप उस पर पीएचडी आप डिग्री प्राप्त कर लेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये पूरी दिशाएं हो गई जो आप ये जा सकते हैं इन रास्तों में। लेकिन अनेक और भी फील्ड्स हैं। ठीक है, आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस के बीच बेस्ट कैसे चुने, सर्वश्रेष्ठ कैसे चुने, इसका एक जबरदस्त मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एक जबरदस्त रहस्य समझाऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब आप में से अनेक लोगों ने ये तय कर लिया होगा या ये विचार किया होगा कि सर हमको पीएससी का एग्ज़ाम दिलाना है, व्यापम का एग्ज़ाम दिलाना है। देखिए फील्ड बहुत, पीएससी के द्वारा भी अनेक पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, व्यापम के द्वारा निकलती है। आपकी इच्छा होगी सर हम बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, रेलवे के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिला करके आप अनेक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, यानी कि आपको जॉब पा सकते हैं। आप में से कई की इच्छा वकील बनने की होगी तो आप एलएलबी कर सकते हैं। मतलब अपने मन से ये पूछिए कि वो क्या चाहता है, आपकी पकड़ किस में है। आप वो फील्ड चुनिए जिसमें अगर आप काम करें तो दिन भर बीत जाए लेकिन आप थके ना। ये सबसे बेस्ट चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो अधिक तनख्वाह वाली नौकरी पाने से ज़्यादा अच्छा है अधिक आनंद वाली नौकरी पाना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर से एक बात कहता हूँ मैं, फिर से एक बार उस बात को दोहराता हूँ मैं कि अधिक तनख्वाह वाली नौकरी पाने से ज़्यादा अच्छा क्या है, अधिक आनंद वाली नौकरी पाना। आनंद वाली मतलब ये नहीं कि जिसमें काम ना करना पड़े। आनंद का मतलब आप इस अर्थ से ना निकालें कि अरे इसमें तो कुछ काम नहीं करना पड़ता, बस कम काम, मतलब आप ज़्यादा आनंद सोच रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, आनंद का अर्थ है कि ऐसा कार्य जिसको करते समय आप बहुत अधिक इंजॉय महसूस करें, यानी कि आपको वो काम बोझिल न लगे। जिस काम को करते समय आप सुबह से रात हो जाए और अगर आप थके ना, आप उबे ना, आप बोर ना हो, आप खुश रहें, तो वही कार्य समझ लीजिए आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है, वही आपके लिए सबसे बड़ा उद्देश्य भी है। फिर आप भूल जाइए कि उसमें कितने पैसे आ रहे हैं, कितनी तनख्वाह, आप लिख के ले लीजिए। आप उन सभी व्यक्तियों से अधिक खुश होंगे जिनकी तनख्वाह तो ज़्यादा है लेकिन जो अपने मन का काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर से आज मैं आपको बताता हूँ, आप अपने मन का कार्य चुनिए। आप में से कई को इस बात को लेकर के कन्फ्यूज़न होती होगी कि सर हमारे मन का कौन सा कार्य है, ये तो हमको खुद भी नहीं पता, हमको खुद भी नहीं पता था। इसलिए आप 1-2 दिन 3 दिन अच्छे से, बहुत अच्छे से आत्मविश्लेषण कीजिए, स्वयं को टटोलिए। अभी तक आपने जो स्कूल से लेकर के कॉलेज तक की जो अभी तक पढ़ाई की है उनको एक बार दोहराइए। किन किन विषयों में आप कमज़ोर पड़े हैं और किन किन विषयों में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। किन सब्जेक्ट्स को पढ़ते समय आपको इतना आनंद आता था कि आप खाना पीना भूल जाते थे, या हो सकता है कि वो चीज़ आपके पढ़ाई से ही अलग हो। आप कहेंगे सर सब्जेक्ट्स में जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े स्कूल कॉलेज में उसमें तो कोई पसंद नहीं आया हमको, हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जो आपके पसंद का ना हो। कुछ ना तो कुछ तो ऐसा होगा। आप अच्छे से सोचिए दिमाग में कि आपको क्या पसंद है। हो सकता है कोई कला सीखना आपको पसंद हो सकता है कोई कौशल सीखना आपको पसंद हो, कुछ ऐसा कार्य जो, देखो छोटे छोटे टर्म के डिग्री कोर्स भी होते हैं, 1 साल 2 साल वाले भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आप सर्च करेंगे गूगल पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आप अपने टीचर्स से जानकारियाँ लीजिए कि सर इस चीज़ के लिए अगर हमको आगे बढ़ना हो तो कौन से कोर्सेज होते हैं। आप सर्च करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई भी जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है। तो आप निश्चित तौर पे उन जानकारियों को इकट्ठा करें कि अगर मुझे ये बनना है तो क्या क्या कौन कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, कौन कौन सी परीक्षाएं दिलानी पड़ेंगी। जो भी आपके दिमाग में है आप उसको लिखिए, सर्च कीजिए, आपको ढेरों उस पर उत्तर मिलेंगे। आप उनको देखिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी समझ बढ़ेगी, आपका माइंड जो है वो क्लियर होते जाएगा कि वास्तव में
करना क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि भाई कोर्स सर्च करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो भाई, अभी जब तक आप स्कूल में थे तब तक तो हम में से कई लोग कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, अरे हाँ वो मेरे फ्रेंड्स लोग ये सब्जेक्ट चुन रहे हैं तो मैं भी यही चुनूंगा, भले मुझे उस सब्जेक्ट का ठीक से नॉलेज नहीं है या ठीक से उसमें इंटरेस्ट है नहीं, बट मैं वो चुनूंगा। और फिर बाद में होता क्या है, हम उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसके पीछे सबक ये है, सीख ये है कि आपको कभी भी दूसरे को नहीं देखना है कि कौन क्या लाइन चुन रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, कौन से कोर्स कर रहा है, चाहे वो आपका फेवरेट मित्र ही क्यों ना हो। आप ऐसा ना सोचे कि मेरा फेवरेट दोस्त है, मेरा परम मित्र है, वो ये कोर्स चुन रहा है तो मैं भी वही करूँगा। नहीं, आपको केवल आप ही आगे बढ़ा सकते हैं, आप ही सफल कर सकते हैं, सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। इसलिए आप दूसरे को न देखें, आप अपने आप से पूछें। और आपका अवचेतन मन, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको इस बात का उत्तर जरूर देगा कि आप वास्तव में किसमें इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सच में इंटरेस्ट रखते हैं। आप एक दो दिन अच्छे से सोचिए और उस दिशा में फिर आगे बढ़िए। एक साथ तीन चार दिशाओं में, 10 दिशाओं में एक साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए किसी एक दिशा को पकड़िए। हाँ, फिर उस दिशा में जाते जाते ऑटोमेटिक आपको दो तीन ऑप्शंस नजर आएंगे। ऐसा नहीं है, हम कोई भी एक कोर्स करते हैं ना, कोई भी एक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उस एक दिशा में अपने ही आप दो तीन ऑप्शंस अपने आप आपके पास तैयार रहेंगे, ताकि एक ना तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं तो तीसरा होगा। बट कोई एक वृहद रूप से कोई एक फील्ड चुन लीजिए कि हाँ, जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं टीचर बनना चाहूँगा। अब मैं टीचर बनने के पीछे मेहनत करूँगा, कॉलेज का ना सही तो स्कूल का टीचर तो बन जाऊंगा ना। कहने का अर्थ है कि फिर उसमें ऑप्शंस आ जाते हैं ना। अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट में ना सही तो हो सकता है मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर बन जाऊं। यानी कि टीचर जरूरी थोड़ी है कि एक ही जगह हो, स्कूल का भी होता है, कॉलेज का भी होता है। फिर हो सकता है आप कहीं दूसरे राज्य में जाके टीचर बन जाएं, वहाँ की परीक्षा निकाल लें। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप किसी एक दिशा में तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके लिए दो तीन रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन आपके माइंड में ये क्लियर होना जरूरी है कि वास्तव में आप चाहते क्या है। ठीक है, आपके मन में आप जब किसी पुलिस को देखते होंगे, ठीक है, तो आपको लगता होगा यार पुलिस बनूंगा, पुलिस बहुत अच्छी जॉब है। किसी आईएएस ऑफिसर को देखते होंगे, क्या रुतबा है, क्या तो जॉब है, मैं वो बनूंगा। फिर आपका मन करता होगा यूपीएससी क्वालिफाई करके मुझे आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनना है। कल को आप किसी बैंकिंग ऑफिसर को देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे यार मेरे को ये बनना है। तो ये हमारा मन जो है वो डोलता रहता है, इधर उधर नाचता रहता है। आपको पल में ये पसंद आएगा, पल में वो पसंद आएगा, तो ऐसे में फिर काम नहीं चलेगा। आपको कोई एक चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है ना। सोचते सोचते हमको समय नहीं गंवाना है, ये बहुत अमूल्य समय है आपका। अभी के वर्ष आपकी जिंदगी के निर्णायक वर्ष होंगे। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही रिलैक्स रहना है। आपको कुछ भी कभी भी डाउट आता है तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। आपका मन अगर किसी द्वंद्व में फंसा हो, यानी दो ऑप्शंस में से कौन सा चुनूं, अक्सर होता है, हमारे साथ भी होता है कि ये चुनूं कि वो चुनूं, इसमें मुझे ये फायदा ये नुकसान है, उसमें मुझे ये फायदा ये नुकसान है, अगर मैं ये चुना तो ऐसा होगा, वो चुना तो ऐसा होगा। तो ये हम मानव हैं, इसलिए हमारा मन ऐसा होते रहता है। तो आप उसकी चिंता ना करें, वो होगा। लेकिन अपने सच्चे मन से आप ये अगर देखेंगे तो आपको कोई एक उसमें से अवश्य ही समझ आ जाएगा कि हाँ ये आपके लिए सही है। तो रास्ते बहुत हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने हैं, आप दिला सकते हैं। पीएससी की तैयारी कीजिए या व्यापम के द्वारा भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, उसको दिलाइए। जो आपका बनने का मन है आप उसको उसकी जानकारी जुटाइए। उस विषय में पहले से किन्होंने अपना करियर बनाया हुआ है उनसे मिलिए, उनसे मुलाकात कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया सूत्र है कि जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या जो आप बनना चाहते हैं उस फील्ड में कुछ बहुत सारे लोग होंगे जो आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो उस फील्ड में जिन लोग आगे बढ़ गए हैं आप उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछिए कि आपने कैसे तैयारी की, कैसे आगे बढ़े आप।
ये बहुत आपको बहुत सारे वहाँ से बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे, आगे बढ़ने के बहुत सारे उपाय मिलेंगे, तो वो आपको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। अभी गर्मी की छुट्टियों में, अब गर्मी की छुट्टियां, एग्जाम समाप्त मतलब गर्मी की छुट्टियां लग गई, ठीक है, तो आप आगे बढ़ने के साथ साथ अपने पास्ट में जो आपने पढ़ा हुआ है उसको भूले नहीं, आप उनको रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये बात आप मान लीजिए कि आपको आगे चल करके, चाहे आप कोई भी कोर्स करें, ठीक है, आगे चल करके जब आप जॉब पाने के लिए एग्ज़ाम दिलाएंगे तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उससे आप बच नहीं सकते, यानी कि आप चाहे कुछ भी बनना चाहें आपको एग्ज़ाम तो दिलाना ही होगा, ठीक है। और उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका असली परफॉर्मेंस, देखो स्कूल कॉलेज में क्या होता है, अब देखो ना कॉलेज के एग्जाम्स में हम क्या करते हैं, पिछले 5-7 साल का पढ़ा, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, गिन के 15-20 क्वेश्चन पढ़े, उसमें से 5-6 तो फंस गए एग्जाम में, बना लिए, पास हो गए, ग्रेजुएट हो गए। लेकिन आप सोचिए कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाएंगे उस समय क्या होगा, उस समय तो आपके वो पिछले 5 साल 7 साल के क्वेश्चन काम आएंगे जरूर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रहेंगे, लेकिन इतनी वेराइटी और इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा कोई नहीं बता सकता। आप पैटर्न जरूर देख सकते हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना, वहां रटने से तो काम नहीं चलेगा ना, वहां तो आपको 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना ही है, तो असली मेहनत वहां दिखती है, इसलिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आप ये वीडियो जो देख रहे हैं जिस चैनल पर, वो हमारा एजुकेशनल चैनल है, इसमें मैथ्स के, अब मैं मैथ्स की बात क्यों कर रहा हूँ, देखिए आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाएं, चाहे पीएससी के द्वारा हो, व्यापम के द्वारा हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती परीक्षा दिलाएं, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा दिलाएं या व्याख्याता भर्ती परीक्षा दिलाएं, आप कोई भी एग्जाम दिलाएंगे उसमें बेसिक गणित तो होगा ही होगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम दिलाओ, एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिलाओ, बैंकिंग का एग्जाम दिलाओ, रेलवे का एग्जाम दिलाओ, मैथ्स तो रहता ही रहता है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई एग्जाम होता होगा, या हो सकता है एक आध दो होगा जिसमें मैथ्स ना हो, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग लगभग सभी में मैथ्स रहता ही रहता है। और हमने अपने इस चैनल पे इसी विषय को लेकर के, अर्थात गणित, बेसिक प्लस एडवांस को लेकर के अनेक सारे वीडियोस जो है अपलोड किए हैं। अगर कुल वीडियो की बात करें तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप जा करके प्लेलिस्ट में देखिएगा, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंपटीशन मैथ्स नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण और आपके लिए ज़रूरी, आपके लिए लाभदायक वीडियोस की पूरी सीरीज मिलेगी, और वो जारी है, डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, अनेक अनेक टॉपिक्स कवर होना बाकी है जो कि डेली होते जा रहे हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। आप इनके वीडियोस देखिए और आपको गारंटी के साथ पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैथ्स में जो लोग अपने आप को कमज़ोर मानते हैं तो वो उनके लिए खास इसमें बहुत सारे ट्रिक्स के द्वारा, सोचिए हम जोड़ने घटाने तक को अलग तरीके से, सरल तरीके से उसमें समझाए हैं, जोड़ना घटाना, गुणा भाग, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, एलसीएम एचसीएफ, एवरेज, ये सब के सब टॉपिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किए गए हैं। और आप चाहे किसी भी विषय के हों, चाहे आप मैथ्स के हों, बायो के हों, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, गणित तो लगना ही लगना है, गणित में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसलिए आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिए। तो ये एक बहुत ही सरप्राइज वाली बात है कि आपको मैथ्स के वीडियोस जो हैं वो फुल फुल सामग्री, फुल कंटेंट मिल रहा है, पूर्णतः निःशुल्क। आप वीडियोस देखिए, और वीडियो हमेशा यहीं रहेंगे, आप जब चाहे तब देखिए, जितने बार चाहे उतने बार देखिए, और बस आप देखिए और तैयारी करिए उनको, क्योंकि गणित जो है वो सभी परीक्षाओं में आता ही आता है। अब कौन सा विषय चुनना है आगे चल करके, ये आपको डिसाइड करना है। मेरे पास जितनी भी जानकारियां थी, जो मुझसे बन सका वो मैंने आपको बताया। अगर आप देखो, आप कहेंगे सर हमको ग्रेजुएशन में पढ़े हुए सब्जेक्ट्स में किसी में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप चाहे तो एमए भी कर सकते हैं। अगर आपको कला का कोई विषय पसंद है, जैसे हिंदी पसंद है, संस्कृत पसंद है, या आपको इंग्लिश पसंद है,
अगर आपको हिस्ट्री का नॉलेज लेना अच्छा लगता है तो आप वो लीजिए, ठीक है। किसी भी विषय में आप एमए कर सकते हैं, ठीक है। और आप फिर उस फील्ड में फिर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको उसका टीचर बनने का अगर आपका मन कर रहा है तो आप उसके लिए परीक्षाएं दिलाकर वो भी बन सकते हैं। तो रास्ते हजार हैं, निर्भर आप पर करता है कि आप वास्तव में क्या चुनना चाहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मत देखिए कि कहाँ पैसा ज़्यादा है, पैसा कम है, कहाँ पे स्कोप ज़्यादा कम है, कुछ मत देखिए। आप ये देखिए कि आप किस कार्य को सबसे अधिक एंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। तो आप जिस कार्य में सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं वो काम दिन भर करके भी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे को तो बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही है, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और ऐसे में आप सदा खुश रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे। जो खुश और आनंदित रहता है ना, उसको उसको और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसी नौकरी में है जिसमें तनख्वाह तो बहुत है, लेकिन ना तो वो अपने कार्य को एंजॉय कर पाता है, न ही वो उसको नौकरी में जाने तक की, अर्थात घर से निकल करके अपने कार्य क्षेत्र में अगर जाने की भी अगर उसको इच्छा नहीं होती, तो फिर वो इतनी सारी तनख्वाह, इतने सारे पैसों को पा करके भी कैसे खुश रह सकता है, बताइए ना। तो इसलिए आप ये ना देखें, आप सिर्फ अपने मन को देखें। ये परम रहस्य है, परम सूत्र है, इसे जान लें। और फिर कोर्स छोटा बड़ा मायने नहीं रखता, आपका मन मायने रखता है। जिस दिन आप अपने मन को देख करके अगर आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को चुन लिए, पसंदीदा विषय में अगर आप आगे बढ़े, फिर आप देखिए कि आप छा जाएंगे। एकदम निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ, आप बहुत ही अधिक उस फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। जितना भी हमसे बन सका हमने आपको जानकारियाँ दी, जितने भी विषय, जितने भी फील्ड्स थे आपको बताए। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई जानकारी पूछनी हो, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा कॉलिंग नंबर है, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको मैथ्स की अच्छे से तैयारी करनी हो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग, लगभग 400 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हम एक बार बोल भी देते हैं, 8871420304, ठीक है। तो इस नंबर पर आप मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भविष्य बहुत बहुत उज्जवल हो। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खूब सफल हो। थैंक यू सो मच।